अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान चला गया और इसके जाने से बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ गईं और उसके बाद उसको भी बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा कि जो गलतियां उसने अपने इन 3.5 साल के अरसे में की हैं और उसको दुरुस्त करने का उसको मौका मिलेगा। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो ओवरवार्मिंग सपोर्ट इमरान खान के लिए शो की गई है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए जज्बा और सपोर्ट शो की है, ये पहले कभी किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं शो की गई। इसकी वजह क्या है? बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि मैं खुद 10 साल ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। याद रखें, कभी भी किसी को सपोर्ट अगर की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आप 1, 2, 4, 6 लोगों को तो लेकर आ सकते हैं स्ट्रीट पर जिस भी तरीके से, लेकिन हर मुल्क में पाकिस्तान की इतनी बड़ी ओवरसीज़ कम्युनिटी को आप रोड पर एहतजाज के लिए, किसी की सपोर्ट के लिए लाना आसान काम नहीं है। तो अगर ये हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात है। तो मैं आपके सामने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसको शायद सुन के आपको अंदाज़ा हो कि पीटीआई ने क्या किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिसकी वजह से वो पीटीआई को इस कदर सपोर्ट कर रहे हैं। 2004 में मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। मैंने वहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और इस दौरान मैं काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से गया, जिस तरह के एक स्टूडेंट छुट्टियों में आता है और वापस जाता है। तो मैंने एयरपोर्ट पर एक जो चीज़ देखी 2007 से लेके 2013 तक, वो ये थी कि जब आप एयरपोर्ट पर, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाते थे तो आपको ऐसा लगता था आप किसी बकर मंडी में आ गए हैं, जहाँ पर हर इंसान एक कसाई की तरह आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते थे तो कुल्ली आपका इंतजार कर रहे होते थे और आपका एक कुल्ली एक बैग पकड़ रहा है, दूसरा दूसरा बैग पकड़ रहा है और पैसेंजर कम और कुल्लियों की तादाद ज्यादा होती थी। जब आप अंदर जाते थे तो कस्टम हुकाम आपको ऐसे देखते थे जैसे आप कोई चोर है और वो आपके बैगों को ऐसे खंगालते थे जैसे आप कोई स्मगलर है। और उसके बाद जब आप वेट मशीन पे जाते थे तो वहां पर 7 लोग खड़े होते थे, सर हम आपका वेट करवाते हैं, आपको सस्ता जो है ओवरवेट जो है उसमें गुजरवा देंगे, ये है वो है, दिस एंड दैट। यानी कि इतनी मुश्किलात आपको नजर आती थी। आप कहते थे कि खुदारा मैं किसी तरह इस माहौल से, इस एयरपोर्ट के जो है इसमें से किसी तरह मैं बोर्ड इन करूं और अपने जहाज में बैठूं और यहां से चला जाऊं। इसके बाद 2015 में मैं वापस पाकिस्तान आ गया। 2015 के बाद 2021 में दोबारा मुझे दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं जब दुबई जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पे नहीं हूं, मैं किसी दुनिया के डिफरेंट एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां ना ही आपको कुलियों का रश नजर आया, ना ही वहां पर वो माहौल जो मैंने एक्सपीरियंस किया था पिछले 10-12 साल में, वो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टम नजर आया। अगर आप कुल्ली हायर करना चाहते हैं तो बाहर उनका पोर्टर बेंच बना हुआ है, वहां जाएं, उनको पे करें, उनके चार्जेस लिखे हुए हैं और आप वहां से पोर्टर हायर कर सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे आपको एक डिफरेंट माहौल, डिफरेंट एटीट्यूड नजर आया ऑफिसर्स का, जो आपको आपकी यानी कि ओवरऑल चेकिंग करते हैं, आपका सामान चेक करते हैं, आपको मतलब दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जो एटमोसफेयर था, वो जो एटीट्यूड था, वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो चुका था। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और उसके बाद लाहौर से मेरी फ्लाइट कराची की थी, मैं कराची पहुंचा तो वहां पर भी मुझे यही एटीट्यूड नजर आया। तो ओवरऑल जो एटीट्यूड था एयरपोर्ट हुकाम का बेहतरीन हो चुका था। यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, लेकिन इट वाज 180 डिग्री फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन बिफोर 2013। जब मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेल्ट, यानी कि पैंट की जो बेल्ट होती है, वो मैं चेकिंग काउंटर पे भूल आया हूं। यानी कि आपको पता है जब आप चेकिंग काउंटर से गुजरते हैं तो वो आपके जो भी मेटल पार्ट्स होते हैं, आपकी वॉच है या अगर आपने कोई रिंग पहनी है या कोई बेल्ट है, तो वो आपको कहते हैं उतारें और चेकिंग मशीन में डालें ताकि वो चेक कर लें। तो वो कहीं चेकिंग मशीन में उन्होंने डाली तो वो उनकी जो रबर्स लटक रही होती हैं तो उसकी वजह से वो उसके अंदर ही रह गई। एनीवे वो सामान कुछ ज़्यादा था, मुझे भी पता नहीं लगा, लेकिन मैं जब कराची पहुंचा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मेरे पास टाइम था तो मैंने वहां पर जो हेल्प सेंटर था उससे पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह मुझे वो मेरी बेल्ट वापस मिल सकती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप इस जगह पर क्लेम सेंटर में चले जाएं, वो आपको आपकी कंप्लेन लॉन्च कर लेंगे और जब आप वापस आए हफ्ते 10 दिन बाद तो आप अपनी जो बेल्ट है वो लाहौर एयरपोर्ट से अपने क्लेम सेंटर से ले लीजिएगा। अब मैं कराची एयरपोर्ट पे था, वहां पर मैं क्लेम सेंटर के पास गया, उन्होंने फौरन लाहौर क्लेम सेंटर को कॉल की और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास आपकी जो बेल्ट है वो मौजूद है। और याद रखें, इस
टाइम फ्रेम में, यानी कि लाहौर में वो बेल्ट रह गई, उसके बाद मैं कराची पहुंच गया और मैं जब क्लेम सेंटर गया उस वक्त तकरीबन 3-4 घंटे का डिफरेंस आ चुका था, यानी कि 3-4 घंटे इस मामले को गुजर चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने कंप्लेंट सेंटर कॉल की, लाहौर कराची वालों ने लाहौर कॉल की, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हमारे पास ये एक पैसेंजर का जो है बेल्ट रह गया है, हमने उसको अपने क्लेम सेंटर में जमा करवा दिया है, हम उनकी डिटेल ले लेते हैं, जब वो वापस आए वो अपनी बेल्ट हमसे वापस ले लें। तो इट वॉज एन अमेजिंगली सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि पाकिस्तान में ये मुझे देखने को मिल रहा है कि आपकी चीज़ इतनी हिफाजत के साथ आपको वापस मिल रही है। एनीवे, जब मैं हफ्ते बाद वापस आया, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे गया और मैंने उनको बताया, विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो मेरी बेल्ट लेकर काउंटर पे आ गए। उन्होंने मुझसे एक पेपर पे साइन ली और मुझे मेरी बेल्ट दे दी। दैट वाज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन 2021, जो कि बिल्कुल डिफरेंट था। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहला इंटरेक्शन उनका एयरपोर्ट पे होता है। तो एयरपोर्ट का जो माहौल है वो उनकी आगे की तमाम जर्नी जो वो पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो उनको एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा याद रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पीटीआई हुकूमत ने जो ये कल्चर था एयरपोर्ट का फुल चेंज कर दिया। उसके बाद एक और वाकया जो बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ पेश आया वो ये था कि 2012 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था और 2012 में मुझे पाकिस्तान आना था अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी जो फ़्लाइट थी उससे 2 दिन पहले पता लगा या मैंने देखा कि मेरी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो अगर मैं उसको पोस्ट करता पाकिस्तान एम्बेसी को जो कि कैनबरा में थी और मैं मेलबर्न में था जो कि 700-800 किलोमीटर की ट्रैवल है इनके दरमियान, तो वो आने जाने में 3-4 दिन लग जाने थे। तो डेफिनेटली मुझे वो पासपोर्ट फ्लाइट से पहले चाहिए था। एनीवे, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ ड्राइव करूँगा और मैंने ड्राइव किया। मैं जब वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी पहुँचा कैनबरा में, आई वॉज शॉक्ड कि वहाँ पर एक एशियन खातून बैठी हुई थी और वो आई एम नॉट श्योर कि वो चाइनीज़ बैकग्राउंड से थी, जापानीज़ बैकग्राउंड से थी या मलाइशियन या किसी और एशियन कंट्री से। बहरहाल वो जो थी एशियन खातून थी, पाकिस्तानी नहीं थी। तो मैं शॉक हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आते होंगे, हमारी भी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एवरीथिंग गोइंग देयर। तो ये किस किस्म का माहौल है कि इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस पे पाकिस्तानी पर्सन होना चाहिए ये। एनीवे, ये एक मेरे लिए फर्स्ट शॉक था। सेकेंडली, जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ वेट कर रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो रहे थे और जो भी सिस्टम प्रोसेस था वो चल रहा था, एक तो वहाँ पर बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा एटीट्यूड था, कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और फिर वहाँ जाके मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी, वहाँ के स्टाफ, मुझे अब याद नहीं वो कौन था जो मेरी हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बंदा था, उसने मुझे बताया कि सर क्या करें, हमें तो मजबूरन शाम को टैक्सी भी चलानी पड़ती है, हमारी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं, गुजारा ही नहीं होता। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जब ये एटीट्यूड होगा लोगों का हमारी एम्बेसी में जो बैठे हुए हैं, तो वो हमारे मुल्क को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्या वहाँ पर पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है या बिजनेस कम्युनिटी है उसको क्या सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में आप इस तरह का इमेज बिल्ड करें या इस तरह का काम करें या इस तरह आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट को जो है वो यहाँ प्रमोट करें? तो मैं बहुत परेशान हुआ और हैरान हुआ कि ये मतलब किस किस्म का एटीट्यूड है। एनीवे, टाइम पास बाय और अब जब मैं पाकिस्तान आ गया 2015 में, उसके बाद अब मेरी दोस्तों से बात होती है पीटीआई हुकूमत के आने के बाद, तो वो ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो एम्बेसी का एटीट्यूड है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यानी कि अगर आपको किसी किस्म का मसला, अगर आप उनको कॉल करते हैं, दे विल रियली हेल्प यू, और वो आपको यानी कि आपके साथ मीटिंग भी करते हैं कम्युनिटी के साथ, भाई आपके मसाइल क्या हैं। यानी कि ये चीज़ हमने नहीं देखी, मैंने 11 साल गुजारे, मैंने आज तक ये एटीट्यूड उनमें नहीं देखा जो कि पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद हुआ। तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी को इंपैक्ट करती है और जिसकी वजह से वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मैं वाकया आपको सुनाना चाहूँगा कि 2021 में जब मैं दुबई गया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हफ्ता मेरा स्टे था। तो वहाँ पर हम एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो पाकिस्तानी था और उसने हमें बताना शुरू किया कि वहाँ पर क्या इस टाइम एम्बेसीज का माहौल है। तो उसने कहा कि 2018 से पहले ये था कि हमें अपना लीगल काम करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। यानी कि वहाँ पर एजेंट बैठे होते थे बाहर एम्बेसी के, वो आपको अंदर भी नहीं जाने देते थे और आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते, ठीक है सर आपको हफ्ते बाद ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जो काम आपका लीगली 20, 25, 50 रियाल में या दिरहम जो भी है उसमें होना होता था, तो वो 500 दिरहम आपसे रिश्वत लेते थे और आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहुंचा देते थे। बट आफ्टर पीटीआई गवर्नमेंट केम इन टू प्लेस, उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत आने के बाद
हमारे एम्बेसीज जो हैं दुबई में वो इतनी एफिशिएंट हो गई हैं कि अगर हम वहां जाते हैं तो वहां का जो ऑफिसर है वो हमें वेलकम करने डोर पर आता है। तो वी आर रियली सरप्राइज कि ये हम वही लोग हैं और ये एम्बेसी के लोग भी वही हैं। तो इनका ये रवैया इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, हमें इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे रहे हैं, हमारा इतना ख्याल कैसे रख रहे हैं। तो उसने इमरान खान के हक में डेफिनेटली बहुत सारी बातें की। तो ये वो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लाइफ पर। और अगर आप किसी को बेनिफिट देंगे, किसी का ख्याल रखेंगे तो उसका आउटकम आएगा। जो कि आपने संडे नाइट यानी कि कल रात को देखा कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान की सपोर्ट में निकले। ये सारी बात बताने का मेरा मकसद ये है कि जो मुतहिदा अपोजिशन इस टाइम हुकूमत में आ चुकी है, उनको बजाय के ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट को के राइट को वो ख़त्म करें, उनको चाहिए कि वो इमरान खान से ज़्यादा अच्छा केयर करें अपने ओवरसीज पाकिस्तानी की। ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमंस हैं, पाकिस्तानी हैं, मुहब्बुल वतन है। वो चाहते हैं कि हमारा कोई ख्याल रखे, हमारे साथ कम्युनिकेट करे और वो हमें हमारे मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए हर वक्त खड़े हैं। लेकिन अगर हम उनको मजीद जो बेनिफिट्स इमरान खान ने दिए हैं उनको भी खींच लेंगे, वापस ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में जो उनके वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो नून लीग पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद वो भी इससे इफेक्ट हो। तो मेरी गुजारिश है जो मौजूदा हुकूमत आई है वो इसको, यानी कि अगर आपने किसी को अपने साथ अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, अपने साथ मिलाना है, अपनी सपोर्ट में लेकर आना है, तो प्लीज़ उसको दूसरे अपने मद्दे मुकाबल से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा उसको केयर करें, उसके जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए भी इसी तरह निकलेंगे जिस तरह ये इमरान खान के लिए निकले थे। तो उम्मीद है कि ये एक छोटा सा तज्जिया है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि मैंने किसी सुना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आज आपसे शेयर किए। और मेरा मकसद ये है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी जो भी लीडरशिप आए हुकूमत में, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने जो है स्टैंडर्ड सेट किया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वेलफेयर के हवाले से, नून लीग या जो भी हुकूमत इस टाइम मौजूद है, जो भी पार्टीज़ मिलकर हुकूमत बना चुकी हैं, इनके लिए ये चैलेंज है कि वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करें और इससे भी अच्छी सर्विस दें, ताकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको भी इक्वली सपोर्ट करें, आपकी तरफ भी इसी तरह मुतवज्जो हों और आपका वोट बैंक भी इंक्रीज़ हो। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।